हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर चल रहा है। उसमें प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम इलास्टिसिटी, और आज उसका टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, वीडियो शुरू करूँ इससे पहले जनरली मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि जो लोग व्यूअर्स है हमारे चैनल के, वीडियोस देखते हैं, वीडियो अगर पसंद है तो कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से सिर्फ 19.4% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, अगर वीडियो अच्छा लगा है जेन्युइनली तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक एक सब्सक्राइब मैटर करता है हमारे लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, इसका मतलब क्या है वो पढ़ते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला भी ढूंढेंगे और आगे एक कंसेप्ट होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रेन एनर्जी का मतलब समझते हैं। स्ट्रेन का मतलब तो हमको मालूम है, क्या? चेंज इन डायमेंशन। तो उसी के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, डायमेंशन चेंज करते वक्त जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ वायर के लिए, बाकी कोई भी आपको दूसरे डायमेंशन से नहीं। और वायर का एक ही डायमेंशन मैटर करता है, वो है हमारा लेंथ वाला। ठीक है, तो लेंथ, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। एनर्जी कभी भी, ठीक है, अभी वायर में स्टोर होगी वो, ठीक है, स्टोर होने वाली एनर्जी जो है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकालते हम, कोई भी कभी भी अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकालते हो ना, तो डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलती है, आपको उसके लिए वर्क डन निकालना पड़ता है। पहले वर्क डन निकालो और उसी वर्क डन को क्या बोल दो? पोटेंशियल एनर्जी बोल दो। और ये राइट हमको किसने दिया कि एनर्जी को ही वर्क या वर्क को ही हम एनर्जी बोल दें? ये राइट हमको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देता है। ठीक है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वही बोलता है हमको कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, इट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in wire, डायरेक्ट वायर ही बोलेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। अब एलोंगेशन कौन कर रहा है? ड्यू टू द स्ट्रेचिंग फोर्स। बुक के हिसाब से जाएंगे, स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब क्या? जो वायर है, फ्री एंड जो होता है वायर का, उसके नीचे हम पैन रखते हैं और उसमें वेट धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। तो जो पैन के अंदर हम वेट ऐड करते जाते हैं, उसकी वजह से जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच मतलब खींचना। खींचने का काम कौन करता है? जो फ्री एंड के यहाँ पे हम पैन में जो वेट रखते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो वो वेट की वजह से जो फोर्स है उसी को हम बोल देंगे स्ट्रेचिंग फोर्स। स्ट्रेचिंग फोर्स को और दूसरा मतलब है यहाँ पे लोड भी बोलेंगे। ठीक है, आगे चल के अपन क्या बोलेंगे? इसको लोड भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन क्या है? द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, वायर में स्टोर होगी। कब स्टोर होगी? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलांगेशन। इलांगेशन मतलब उसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, कॉम्प्रेशन के टाइम पे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू टू द स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से जब आप उस वायर को एलोंगेट करते हो, ठीक है, उस वायर को एक्सटेंड करते हो, उस प्रोसेस के दौरान उस वायर के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी, ऐसा बोला जाता है। अभी हम एक काम करते हैं, इसलिए एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। चलिए, तो चलिए स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक वायर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा रिजिड सपोर्ट। ठीक है, इस रिजिड सपोर्ट से हम क्या करेंगे? एक वायर को ऐसे लटका लेंगे। ठीक है, ये वायर है, इसको लटका दिया, करेक्ट है। इसका जो ओरिजिनल लेंथ है, मतलब जब हमने कोई भी उसको स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं लगाया है तब का जो लेंथ है उसको बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ। उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ठीक है, एल जो है वो है ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ए मान लेते हैं, ए लगेगा क्योंकि मैंने बोला है ना आपको कि पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालना है, तो उसके लिए लिख के रखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का, इस वायर का। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है वायर का? मालूम है आपको? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वायर कौन सी है? सिलेंड्रिकल है। पाई आर स्क्वायर क्या है? आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये पाई आर स्क्वायर एच।
आर होता है इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस, और एच जो होता है ये होता है हाइट। यहाँ पे एच की जगह पे क्या है, एल है। तो वॉल्यूम में दोबारा लिखता हूँ वायर को देख के, पाई स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एच यहाँ पे एच की जगह पे क्या है, एल लगेगा। ठीक है, ये वाला भी हमको लगेगा। अभी हमने इसको क्या किया, इस वायर को लटका दिया। फ्री एंड जो है, फ्री एंड पे अभी हम क्या लगाएंगे, फ्री एंड पे हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगेंगे, इसको पैन लगा देंगे ऐसा, और इसके अंदर अपन क्या रखते जाएंगे, धीरे धीरे वेट रखते जाएंगे। ठीक है, पहले आधा किलो रखेंगे, बाद में 1 किलो, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसा करके आधे आधे किलो के इसमें हम वेट रखते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मान लो एफ इतना फोर्स लगा, यहाँ पे फाइनल फोर्स है, एफ मतलब क्या है, फाइनल फोर्स है। इस फाइनल फोर्स की वजह से जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, वायर का क्या होगा, लेंथ बढ़ती जाएंगी, वायर एलोंगेट होती जाएगी। वायर की लेंथ बढ़ गई कितने से, एल से, मतलब मान लो पहले 10 मीटर थी तो 11 मीटर हो गई, तो स्मॉल एल कितना आया, स्मॉल एल आया 1 मीटर। चेंज इन लेंथ, क्या इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चलो अभी हमको इस तरफ देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलती है डायरेक्ट, उसके लिए क्या निकालना पड़ता है, वर्क। वर्क का फॉर्मूला हमको मालूम है, वर्क होता है हमारा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस से डिनोट करते थे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, जब हम काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ते थे तब। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा फोर्स निकालना, और दूसरा स्टेप होगा डिस्प्लेसमेंट, या उसके अलावा फिर उसके आगे फिर हम क्या करेंगे, निकल लेंगे, वर्क निकल जाएगा, और उसी वर्क को हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये वायर जो है किसी मटेरियल की बनी होगी, उस मटेरियल का कुछ ना कुछ क्या होगा, यंग्स मॉडुलस होगा। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस के कंसेप्ट से हम फोर्स निकाल लेंगे। पहले तो क्या है यंग्स मॉडुलस, या फिर उसके लिए हम पहले लिखते हैं लॉन्जिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं ना वो। तो टेंसाइल और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वही स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कौन सा वाला, टेंसाइल या लॉन्जिट्यूडिनल। ठीक है, शॉर्ट लिख लो, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, जिसका फाइनली क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया एज इट इज इनटू, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन इनटू किया तो ये रेसिप्रोकल, स्मॉल एल सॉरी कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। हमको एनर्जी निकालना है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस नहीं निकालना, हमको एनर्जी के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से हम फोर्स का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसकी वजह से फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, फोर्स के साथ में जो डिवाइड को है वो इधर आके मल्टीप्लाई को चले जाएंगे, ए और स्मॉल एल मल्टीप्लाई को आगे, और फोर्स के साथ में जो मल्टीप्लाई होता वो आ गया ए। इसका मतलब क्या है देखना, अगर आपको इस पर्टिकुलर वायर के अंदर एल, स्मॉल एल इतना एलोंगेशन चाहिए, तो आपको कैपिटल एफ इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर की वायर है, आपको 6 मीटर करनी है, 1 मीटर के एक्सटेंशन के लिए, 1 मीटर का एलोंगेशन के लिए आपको मान लो 10 केजी फोर्स लगाना पड़ा। कितना फोर्स लगाना पड़ा, 10 केजी, तब जाके वो हुआ। सो टू गेट द एलोंगेशन ऑफ स्मॉल एल, इतना एलोंगेशन लेने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फोर्स कैपिटल एफ जितना। ठीक है, तो इतना फोर्स तो लगा दिया, अभी हमको क्या करने का है, एस, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ये वायर अपनी पोजीशन थोड़ी ना बदलती है, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था जब इस पे फोर्स लगाया वायर खींची गई, तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पे आ गया, ये मॉलिक्यूल अभी यहाँ पे आ गया, खींचा गया ना, तो ये फाइनल उसका कितना हो गया, एलोंगेशन कितना हो गया, एफ। तो ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है यहाँ से इतना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अभी वर्क भी कैसे निकलता है, वर्क भी एकदम आसान तरीके से निकालते हैं। ठीक है, पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है ना हमको, तो फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है, तो वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले वेरी स्मॉल, या इसको एक अच्छा वर्ड है फिजिक्स में, इन्फानाइट सीमा,
हम क्या करेंगे, इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अभी इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही क्यों वर्क निकालेंगे, क्योंकि इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट पकड़ के चलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि आपको F इज इक्वल टू 10 kg फोर्स लगाना पड़ा जब आपको एलोंगेशन चाहिए था 1 मीटर का, जब आपको एलोंगेशन चाहिए था 1 मीटर का। मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये L है 1 मीटर और अभी स्पैन में है केजी 10 kg। 10 kg मतलब टोटल फोर्स, L मतलब फाइनल एलोंगेशन। मान लो कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, कौन सी स्टेज है, इंटरमीडिएट मतलब बीच की। अभी बीच की स्टेज कौन सी हो सकती है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। ये 10 किलो फाइनल फोर्स है हमारा। फाइनल फोर्स 10 किलो लगाया, फाइनल लेंथ इतनी बढ़ गई, इतनी से बढ़ गई, मतलब इतना एलोंगेशन आ गया। लेकिन कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज पे हमने फोर्स लगाया स्मॉल एफ, कैपिटल एफ मतलब टोटल फोर्स, फाइनल फोर्स, और स्मॉल एफ मतलब इंटरमीडिएट कोई वैल्यू होगी, 4 kg, 5 kg, ऐसी कोई वैल्यू होगी। और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x जितना। अभी x भी क्या होगा, 1 मीटर से कम होगा, 0.2 मीटर, 0.4 मीटर, ऐसी कोई वैल्यू होगी इंटरमीडिएट स्टेज पे। जब हमारा ये जो प्रोसेस है लेंथ बढ़ाने का, वायर को एक्सटेंड करने का, ये प्रोसेस जब हमारा इंटरमीडिएट स्टेज पे होगा, तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तब फोर्स की वैल्यू होगी कैपिटल एफ की जगह पे स्मॉल एफ लिख देंगे। एक्स मॉडुलस तो कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, ओरिजिनल लेंथ जितनी थी उतनी है। लेकिन अभी एलोंगेशन जो फाइनल फोर्स लगाने पे स्मॉल एल मिला था, इतना फोर्स लगाने पे कितना एलोंगेशन मिल रहा है, इतना, तो इतना लिख देंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो वर्क के लिए पहले फोर्स तो निकाल लिया। अभी ये वाला ही, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, इसके आगे हमको कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं देना है। तो इसमें हम ये जो फोर्स है इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। यहाँ पे जो फोर्स था, अभी देखो इसका स्टेप, यहाँ पे जो फोर्स था वो हमने आधा केजी से स्टार्ट किया था। आधा केजी फोर्स अगर हम निकाल देंगे तो वायर क्या हो जाएगी, अपना ओरिजिनल डायमेंशन वापस ले लेंगे, क्योंकि वायर पे जो ये 0.5 kg फोर्स लगा है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है, उस लॉ हमने पढ़ा है। उतना फोर्स अगर आप वापस ले लोगे, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, स्ट्रेच जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। तो इतना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने 10 kg लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग है। मतलब इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चाहिए तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स की वैल्यू आप उसके लिए कांस्टेंट नहीं पकड़ सकते, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट फोर्स की वैल्यू पकड़ लेते हैं, इंटरमीडिएट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पकड़ लेते हैं, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे। अभी इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, 0.00000 कितना भी जीरो डाल दो, इतना भी हो सकता है, मतलब जीरो के करीब लेकिन जीरो नहीं, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फोर्स की वैल्यू को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, यही बात बोलनी थी। तो पहले इंटरमीडिएट फोर्स निकाल लेंगे और उसके बाद में इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बात तो मालूम होगी आपको कि किया हुआ काम कभी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, हमारा काम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, किसके अंदर, वायर के अंदर। हम किस पे काम कर रहे हैं, हम वायर पे काम कर रहे हैं। तो जिस पे हम काम करते हैं उसके अंदर हमारा काम जो है, हमारा जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज मतलब मान लो यहाँ तक आ गया, फोर्स इतना लगा। अभी यहाँ से मुझे एकदम इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट देना है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना है। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए मेरे को जो फोर्स की वैल्यू है मैं क्या मान सकता हूँ, कांस्टेंट। अगर अभी देखो वायर जो है इस स्टेज पे, ये पहले ओरिजिनल लेंथ था, अभी इस स्टेज पे है। ठीक है, और यहाँ पे
वेट है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों? ये फोर्स जो है उसको नीचे खींच रहा है लेकिन वायर नीचे नहीं जा रही है, ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट की वजह से। दूसरा, ये फोर्स जो है इस वायर की लेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन मिलने के बाद ये जो लगाया हुआ फोर्स है वो और लेंथ नहीं बढ़ा सकता, और लेंथ नहीं बढ़ा सकता क्योंकि इस वायर के अंदर एक फोर्स है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। वो क्या बोलता है, इतने फोर्स पे सिर्फ इतनी ही लेंथ बढ़ेगी और एक्स्ट्रा लेंथ नहीं बढ़ेगी। मतलब इसके अंदर जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, कि इसका जो लेंथ है ना ये ज़्यादा वो बढ़ने नहीं देगा। तो ये जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट, उसके अपोज में हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, तभी जाके क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है। तो ये जो स्टेज है हमारा, ये इंटरमीडिएट स्टेज, इट इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या है, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जो है इस वायर के अंदर, उसके अगेंस्ट हमें डिस्प्लेसमेंट करना है। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स ऐसा है, हमको डिस्प्लेसमेंट देना है ऐसा। तो जो भी कोई बाहर का फोर्स काम करता है, जब भी कोई बाहर का फोर्स काम करता है किसी बॉडी पे, और उस बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई फोर्स है, उस बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई फोर्स है, या उस बॉडी पे ऑलरेडी कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वो वाला फोर्स अगर कंजर्वेटिव हो, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं मालूम है तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको उसका एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, शायद बनाया अगर होगा मैंने तो उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। उसमें एक बात ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स के टाइम पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वो भी बात जरूरी है। तो अभी हमने क्या किया, ये जो है इतना फोर्स है इसके अंदर, अप्लाइड फोर्स भी इतना ही है और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स भी जो है ना वो भी इतना ही है, दोनों फोर्सेस इक्वल है इस टाइम पर, इसलिए वो कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ से यहाँ तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने फोर्स की वैल्यू क्या कर दी, कांस्टेंट, और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट देने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो छोटा सा वर्क है मैं इस तरह से लिखता हूँ, F इंटू डी एक्स, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट दिया dx जितना, तो ये वर्क कितना बनेगा, F कितना है ये y a x अपॉन कैपिटल L इंटू डी एक्स। अभी सिंपल छोटा सा वर्क निकल गया है ना, अभी हमको पूरा वर्क निकालना है। पूरा वर्क क्यों निकालना है, हमको एक्सटेंशन यहाँ पे 0 था, स्मॉल एल की वैल्यू 0 है यहाँ तक, और यहाँ तक आते आते एक्सटेंशन कितना है, L है, एक्सटेंशन कितना है, L है। तो ये स्टार्टिंग जहाँ पे एक्सटेंशन 0 था तो एंड तक जहाँ पे एक्सटेंशन की वैल्यू कितनी है, L है, वहां तक हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन कैसे निकलता है, मैथमेटिक्स, टोटल वर्क डन निकलता है छोटे से वर्क को इंटीग्रेट करो, छोटे से वर्क को क्या करो, इंटीग्रेट। लेकिन कैसे, y कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट मान के चलते हैं, ओरिजिनल लेंथ भी कांस्टेंट है। यहाँ पे अपन क्या बढ़ा रहे, x मतलब क्या, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पहले 0 एक्सटेंशन, यहाँ पे एक्सटेंशन, चेंज कौन हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा x, चेंज क्या हो रहा है हमारा x, ठीक है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या, L, ऐसा पकड़िए जाती है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू L, एक्सटेंशन, x मतलब क्या है, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का लिमिट देंगे 0 से लेके L तक dw, तो 0 से लेके L तक dw लिख देंगे y a x अपॉन L और आगे है dx। बस इंटीग्रेशन तो आता ही हमको, कांस्टेंट बाहर निकलता है पहले, y a अपॉन L बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन x dx। अभी इंटीग्रेशन मालूम होगा किसी को, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx का फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे x रेस टू कोई नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना रहेगा 2, 1 प्लस 1 कितना रहेगा 2, तो ये हो जाएगा फाइनली y a अपॉन L, और ये लग जाएगा पहले x स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट 0 to L, इसका फाइनल आंसर इधर लिखता हूँ, इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू y a अपॉन कैपिटल L, लिमिट कैसे, पहले x की जगह पे अपर लिमिट डालो, ठीक है,
एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की जगह पे अभी लोअर लिमिट डालो 0, क्या हो जाएगा ये हाफ, नीचे का दिख रहा है आपको, ओके, ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2 वाई ए अपॉन एल, इस एल स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ एल इंटू एल, ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है। हाफ एज इट इज, ये देखो वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, किधर गया वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ फोर्स, तो ये जाएगा हाफ एज इट इज, ये वाई ए एल अपॉन कैपिटल वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल की जगह पे मैंने लिखा फोर्स, सॉरी ये क्या है फोर्स और बाद में एल, तो फाइनल फॉर्मूला बनेगा, इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं बाद में, दिस वर्क डन इज, दिस एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड इन दिस वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन निकालो वही है आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या फिर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ फोर्स मतलब लोड इनटू, ये एल मतलब क्या एलोंगेशन, एलोंगेशन या एक्सटेंशन, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। यही जो है हाफ इंटू एफ इंटू एल, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, यही है हमारी स्ट्रेन एनर्जी, यही है हमारी स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया होगा, क्या है हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें बस इतना ही था। अभी हम देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए, तो चलिए वॉल्यूम वगैरह हमने पहले ही निकाल के रखा था, अभी हम देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अभी यहाँ पे दो दिक्कत क्या होती है ना, हमने पहले वॉल्यूम निकाला था, ये जो था इतना वायर की ये ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ये एरिया ये ले, तो पहले जो वॉल्यूम निकाला था वो वाला वॉल्यूम और बाद में एक्सटेंड हो जाएगी वायर तब का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम अलग अलग हो गए या सेम हो गए, पहला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना समझ के चलना, दोनों वॉल्यूम सेम होंगे, एक्सटेंड हो रही है, लेंथ जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उसी हिसाब से हमारी रेडियस जो है वो कम होती है, ठीक है। वॉल्यूम का एक सीधा मतलब समझ के चलो, किसी भी बॉडी का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है ना, तो उसके अंदर कितना मटेरियल बैठता है, कितना मटेरियल वो भर सकता है अपने अंदर, वो निकालना, वो कैपेसिटी निकालना मतलब वॉल्यूम निकालना। तो वायर पहले ऐसी थी, ठीक है, यहाँ पे हाइट कम थी लेकिन रेडियस ज़्यादा थी। एक्सटेंड होने पे क्या होता है, पॉइजन रेशियो में हमने पढ़ा है, वायर जब एक्सटेंड होती है तो लेंथ बढ़ती है लेकिन एरिया कम होते जाता है, एरिया कम होते जाता है। तो पहली वाली वायर की कंडीशन का वॉल्यूम और लास्ट वाली वायर की कंडीशन का वॉल्यूम मतलब एक्सटेंशन के बाद दोनों वॉल्यूम सेम ही हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे अभी स्ट्रेन एनर्जी, वर्ड पे जाओ, पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी क्या था, हाफ लोड इंटू एक्सटेंशन, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, ये वाला ए इंटू एल, ठीक है। ये वाला पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा याद है आपको, यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, या अलग था, ठीक है, सॉरी अलग था, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, फोर्स अपॉन एरिया है, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल भी है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरह से, फोर्स इंटू स्मॉल एल ए। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उल्टा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हाफ इंटू वाई मत लिख देना, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे लेके चलता हूँ, हाँ, फोर्स अपॉन एरिया अलग लिखता हूँ, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल अलग लिखता हूँ। उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखोगे तो हाफ एज इट इज, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन। सिंपल, ये पहला वाला फॉर्मूला मिल गया, क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला किसका, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अभी देखना ये y है, ठीक है, हमको मालूम है y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। देयरफॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, ये स्ट्रेन उधर मल्टीप्लाई को चला जाएगा y इंटू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेन को क्या लिखोगे, स्ट्रेस अपॉन y, मल्टीप्लाई को डिवाइड जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही ये बात, ठीक है। स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो गया तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन इधर गया तो y इधर आ गया, ये वाला कंसेप्ट। क्यों ऐसा, अभी यहाँ पे डालते हैं, देखो दूसरा फॉर्मूला सेम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ,
पहले स्ट्रेस की वैल्यू डाल देता हूं मैं, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेस हो गया और आगे वापस स्ट्रेन। देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाफ y एज इट इज और स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन का स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया, ये बन गया सेकंड। अभी थर्ड बनाते हैं, इसी फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस को स्ट्रेस रहने देते हैं अभी और स्ट्रेन की वैल्यू डालते हैं। स्ट्रेन की वैल्यू ये रहा, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई। इसको सॉल्व करो, हाफ एज इट इज स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, अपॉन वाई। तो तीन फॉर्मूले, ये एक हो गया, ठीक है, ये थर्ड, बाद में ये सेकंड, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, ये दूसरा, और ये हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। कोई भी एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो यार, यही फॉर्मूला ध्यान में रखो, और ये रिलेशन तो हमको पता ही है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी का डायमेंशन वही क्या जो हमारा वर्क का डायमेंशन होता है, L2m1T-2 यूनिट जूल। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करेगा, वॉल्यूम के डायमेंशन से डिवाइड करो और वॉल्यूम के यूनिट से डिवाइड करो। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब, यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन क्या होगा, L2m1T-2, ये है एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है, एनर्जी ही है ना, तो एनर्जी का डायमेंशन अपॉन L3 क्या आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, L-1 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डायमेंशन अभी हमको निकालते आता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कंसेप्ट, जिसका नाम था स्ट्रेन एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होती है वायर के अंदर, जब वायर को हम एलोंगेट करते हैं तब, उसका फॉर्मूला दूंगा, उसके बाद में हमने दूंगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।